Online students, check your audio and video. देखो स्टार्ट करेंगे। नहीं, नोट्स नहीं हुआ है, नोट्स नहीं मिला है, नोट्स किसी को नहीं मिला, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे थे टोटल 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस वी विल रीड, जिसके अंदर वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। टुडे वी विल रीड सोल प्रोप्राइटरशिप, इट विल बी कंप्लीटेड एंड वी विल अगेन कंप्लीट इट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आल्सो वी विल कंप्लीट, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप तो लास्ट क्लास में पढ़े थे, फीचर्स पढ़ा हुआ है, उसका खाली मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ना है, जो कि मैक्सिमम मेरिट्स और डिमेरिट्स फीचर्स से ही मैच करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। स्कूल में एग्जाम में कहाँ तक आ रहा है तुम्हारे? एग्जाम में ये पार्टनरशिप उसका आता, पार्टनरशिप का हाफ। पार्टनरशिप का हाफ बोलने से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है? नहीं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के पहले तक आ रहा है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी नहीं आ रहा? पार्टनरशिप और उसका फीचर्स। अच्छा, ओनली पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये मैरिट्स, मैरिट्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मैरिज डिमेरिज नीट थोड़ी है ये। मैरिज डिमेरिट्स भी आ रहा है? नहीं, वो नहीं आ रहा है, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स नहीं आ रहा, उसके आगे नहीं आ रहा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी नहीं आ रहा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी नहीं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है। ओके, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, सो दैट सैटरडे को हम टाइप्स ऑफ जो आ रहा है वो पढ़ लेंगे ना। तो जो भी आ रहा है, फीचर्स हो गया या जो भी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो भी बोल रहे हो, ये सब हम लोग सैटरडे को तक तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखना, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वी विल कंटिन्यू सोल प्रोप्राइटरशिप। पढ़ाया था इसके फीचर्स, ठीक है। फीचर से बहुत सारा चीज मैच करता है मेरिट्स और डिमेरिट्स में, ठीक है। सबसे मेन फीचर्स जो मैं समझने वाला बताया था, वो 2 तो बताया था, याद होगा। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छे से समझना है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बाकी सब उसके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। सिंगल ओनरशिप, अकेला ओनर है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आराम कोई भी इसको ओपन कर सकता है, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, कोई ज्यादा लॉ नहीं है इसमें। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, सारा रिस्क उसके अकेले का है और प्रॉफिट भी अकेले का है, राइट। वन मैन कंट्रोल, सारा डिसीजन अकेले लेता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, जल्दी होगा डिसीजन मेकिंग। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अकेला ओनर है, कुछ भी हो जाएगा उसको तो बिजनेस को आगे चलाना मुश्किल होगा। स्मॉल इन साइज, लिमिटेड कैपिटल होगा, वन मैन होगा तो लिमिटेड ग्रोथ होगा, इसीलिए जनरली इट विल बी स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो 6 तो जो इसके फीचर्स हैं, नाम से ही समझ में आ जाता है। 2 मेन है जो इतना नहीं समझ में आता है, वो पता होगा तो ही लिख पाएंगे हम एग्जाम में। वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा था नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब था अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो हमारा पर्सनल एसेट्स जो है वो भी बेचकर हमको बिजनेस का जो लाइबिलिटीज है उसको पे करना पड़ सकता है, राइट। अनलिमिटेड मतलब समथिंग विच हैज नो लिमिट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड, कोई चीज जिसका लिमिट नहीं है उसको अनलिमिटेड बोलेंगे, राइट। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब द सोल प्रोप्राइटर हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन हिज लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड। इसका मतलब अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो ओनर को अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस में लाइबिलिटी लॉस तो कितना भी हो सकता है, और अगर जितना भी लॉस हुआ, लॉस का अमाउंट तो फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और ये अनलिमिटेड लॉस को मीट करने के लिए हमको अपने एसेट्स को बेचना पड़ सकता है, राइट। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। क्या है, मेरिट है कि डिमेरिट है ये?
डिमेरिट्स का बात है, ये तो नुकसान का बात है ना। तो इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स आल्सो, राइट। तो हम डिमेरिट्स में लिख सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब मैं बताया था बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं है। सेपरेट एंटिटी मतलब अलग अलग होना, हम पढ़े भी हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स में, बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जो बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, ठीक है। बट in case of sole proprietorship there is no separate legal entity. It means that the business and the owner are not separate, they are the same. लॉ जो है बिजनेस का अलग से एग्जिस्टेंस नहीं मानता है। बिजनेस लॉ ये मानता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है बिजनेस में तो कोई थर्ड पार्टी अगर केस करेगा तो वो बिजनेस के नाम पर केस नहीं करेगा, बिजनेस मैन के नाम पर केस करेगा, राइट। तो ये भी क्या है, ये इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट्स, ये भी डिमेरिट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, ये भी डिमेरिट्स है। स्मॉल इन साइज, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, डिमेरिट्स है। बड़े आसानी से ओपन और क्लोज हो जाता है, एडवांटेज है, ठीक है। वन मैन कंट्रोल, जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, मेरिट्स है। क्या चीज? नहीं, वन मैन कंट्रोल इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर जैसे अगर मैं अकेले पर्सन हूँ और मैं डिसीजंस ले रहा हूँ तो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विकर होगा, जल्दी होगा। और अगर बहुत सारे लोग होंगे तो डिसीजन मेकिंग स्लो होगा। उस पर्सपेक्टिव से दैट इज एडवांटेज। हाँ, वो बात सही है कि अकेला आदमी डिसीजन लेगा तो डिसीजन रॉन्ग होने का चांसेस हाई होगा, और बहुत लोग मिलकर लेंगे तो वो बात सही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो वन मैन कंट्रोल को एडवांटेज के हिसाब से जो बताया गया, दैट एक्सप्लेनेशन इज क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा, इसीलिए वो एडवांटेजेस है। क्लियर है? बाकी कुछ और एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम देखेंगे, हालांकि मैक्सिमम यहीं से हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। देखना, तो क्विक डिसीजन मेकिंग ये तो इजी है, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, ये वाला पॉइंट है, डायरेक्ट इंसेंटिव। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, सारा प्रॉफिट अकेले को मिलेगा, जो मेहनत करेगा सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अकेला एंजॉय करेगा, तो मेरिट्स है ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस में होगा, और जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में दैट विल बिलोंग टू द ओनर, राइट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। क्लियर है? तो पहला ये दो 1 और 3 क्लियर है, क्विक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है कॉन्फिडेंशियलिटी। तुम ऐसे ही बताओ इंग्लिश के टर्म्स में वर्ड सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी, ठीक है। तो अगर कंपनी होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा तो सीक्रेट्स, जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, बिजनेस का इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। कंपनी को अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट से पब्लिकली दिखाना पड़ता है। आज रिलायंस का तुमको प्रॉफिट लॉस जानना है तो सर्च करो गूगल में, आ जाएगा रिलायंस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तुम वहाँ देख सकते हो, उसके वेबसाइट में रिलायंस अपलोड करता है। तो रिलायंस का कोई सीक्रेसी नहीं है, सबको पता है कि रिलायंस इस साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस हुआ है, वो रिलायंस के वेबसाइट में रिलायंस पब्लिश किया है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं पे पब्लिश करने का जरूरत नहीं है, राइट। आज मैं कितना पैसा कमाया हूं ये तुम गूगल में सर्च करोगे तो नहीं आएगा, है ना, बिकॉज आई हैव नॉट अपडेटेड इट समवेयर कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, राइट। बट अगर हम गूगल में सर्च करेंगे रिलायंस इस साल में कितना प्रॉफिट किया है, या टाटा इस साल में, एयरटेल इस साल में कितना प्रॉफिट्स किया है, तो वो आ जाएगा, राइट। तो कंपनी में सीक्रेसी नहीं होता है, कंपनी में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता है। कंपनी का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सब ओपनली पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसको रीड कर सकता है और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकता है, राइट। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कुछ हमको प्रॉफिट लॉस और ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, कहीं पब्लिश करने का जरूरत नहीं है, राइट। इसका मतलब
सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगा, सीक्रेसी रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो बाहर वालों को उतना पता नहीं चलेगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर है? जो नोट्स मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, ये पढ़ा हुआ है हमारा। आसानी से बिजनेस ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ठीक है, फीचर्स में पढ़ा हुआ है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, व्हाट इज अकम्प्लिशमेंट? अचीवमेंट, करेक्ट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। जैसे आई हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इट मीन्स दैट मेरे को एक सेटिस्फैक्शन है कि मन में एक संतुष्टि है कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, राइट। तो जब सोल प्रोप्राइटर अकेले बिजनेस कर रहा है और वो अकेले बिजनेस को चला रहा, अकेले बिजनेस को ओपन किया है, अकेले बिजनेस को रन किया है, तो ही हैज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उसके मन में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि यस आई हैव डन समथिंग इन लाइफ, या यस आई हैव अचीव समथिंग इन लाइफ। ही हैज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, राइट। तो अकम्प्लिशमेंट मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेटिस्फैक्शन कि यस द सोल प्रोप्राइटर हैज डन समथिंग, राइट। जैसे पापा से पूछना, कहानी पापा बताए होंगे, सुने भी होंगे, बेटा इतना रुपये से दुकान स्टार्ट किए थे। You must have heard it, right? If not from the father, then surely from the grandfather, right? So the grandfather or the father will tell you a story sometimes कि इतना रुपए से स्टार्ट किए थे पापा, तो हमको तो कुछ नहीं मिला था, ये हुआ था, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा सबका कहानी है तो, है ना। ऐसा मेनली यू हैव हर्ड इट, आई थिंक जब मैं बोल रहा हूँ तो यू कैन रिलेट इट ऑल्सो कि सुने हो तुम। ठीक है, तो क्योंकि आई हैव ऑल्सो हर्ड इट ना, तो ठीक है। तो ये जो सुनते हैं हम लोग, पापा बताते हैं कि इतना से शुरू किए थे, अभी ये हो गया, या ग्रैंडफादर विल टेल कि हमको तो हम गांव से यहाँ आए थे, ये किए थे, वो किए थे। तो जब वो तुमको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ही हैज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ही हैज डन समथिंग और ही हैज अचीव समथिंग कि हम इतना शुरू करके वी हैव रीच्ड अप टू हियर, आज हम जहाँ पे भी हैं हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ही हैज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, राइट। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट? अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि एक मन में एक संतुष्टि है कि यस द पर्सन हैज डन समथिंग इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्लियर है? तो these are all advantages of having a sole proprietorship। ठीक है, डिमेरिट्स तो काफी सारे हैं, बुक में एक दो तो लिखा भी नहीं है। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो क्लियरली डिमेरिट्स में आएगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, स्मॉल इन साइज, दिस आर ऑल कॉमन डिमेरिट्स, राइट। बुक में एक दो दिया होगा, एक दो अलग भी दिया होगा, देखते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज ओके, इट इज अ डिमेरिट। ठीक है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेस, इसीलिए तो स्मॉल इन साइज है ना, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा मैनेजेरियल स्किल्स नहीं है, अकेला पर्सन के पास लिमिटेड कैपिटल है ना। अकेला पर्सन बिजनेस करेगा, कितना कैपिटल लगा पाएगा? लिमिटेड कैपिटल होगा। पार्टनरशिप होता तो बहुत लोग पैसा लगाते, कंपनी होता तो और बहुत लोग होते, तो कैपिटल ज्यादा होता बिजनेस में। बट व्हेन देयर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, there is only one single owner, and if the owner is one, then the amount of capital will be limited also, क्योंकि एक अकेला पर्सन जितना पैसा लगा सकता है वो लिमिटेड है, अगर बहुत लोग होते तो ज्यादा पैसा लगा पाते ऑब्वियसली, राइट। तो लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, इसीलिए लिमिटेड ग्रोथ होगा, राइट। प्लस लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स भी होता है, एक अकेला पर्सन सब चीज में अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो कि एक पर्सन सब चीज में अच्छा नहीं हो सकता, उसका कुछ एरियाज में अच्छा स्किल्स होगा बट कुछ अदर एरियाज में वो लैक भी कर रहा होगा, राइट। तो अ पर्सन, ऐसे एक पर्सन तुम नहीं देखे होगे लाइफ में, देखो जो पढ़ाई में भी बेस्ट है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है, गाना भी गा लेता है, ठीक है, डांस भी कर ले रहा है, और भी कुछ कुछ कर लेता है, ऐसे एक ही पर्सन में सारा स्किल्स होना डिफिकल्ट है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो स्टडीज में अच्छे होंगे बट दे आर नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो लोग डांस में अच्छे नहीं होंगे,
कुछ लोग डांस सिंगिंग में अच्छे होंगे तो कोई और चीज में वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज सम स्किल्स, कुछ स्किल्स उसका होगा और कुछ स्किल्स नहीं भी होगा, राइट। तो वैसे ही अगर एक अकेला पर्सन ओनर होगा तो वो ओनर के पास तो लिमिटेड स्किल्स होगा, वो कुछ एरियाज में अच्छा होगा, कुछ एरियाज में वो अच्छा होगा, बट कुछ और एरियाज में वो लैक भी कर रहा होगा, जिसके वजह से बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं आएगा, राइट। क्योंकि जो एरियाज में वो अच्छा होगा वो एरियाज तो ठीक चलेगा, बट जो एरियाज में वो अच्छा नहीं होगा वो एरियाज उतना अच्छा नहीं चलेगा, और उसके बाद उतने पैसे भी नहीं है कि वो उन चीजों के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सके, ठीक है। अब मुकेश अंबानी हर चीज में अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी का इतना पैसा है कि ही कैन हायर द एक्सपर्ट्स। अगर मुकेश अंबानी फाइनेंस में अच्छा नहीं है, it is okay, he can hire a good person, expert, a chartered accountant or a MBA in finance having 15-20 years of experience, he can hire it and pay salary और उनका बिजनेस का फाइनेंस ठीक हो जाएगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 भी तो है ना, लिमिटेड पैसा भी तो है। तो लिमिटेड पैसे से हम हर चीज में अच्छे लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जिसके वजह से बिजनेस का ग्रोथ हैम्पर होगा। क्लियर है? तो दिस आर ऑल डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक नहीं लिखा यहाँ पे, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है वो, दैट इज हैविंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ना होना इज अ वेरी बिग डिमेरिट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है। हम में से बहुत सारे का हिंदू फैमिली बिजनेस होगा, ठीक है। जिनमें हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब ग्रैंड पेरेंट्स के जो सन है, जैसे तुम्हारे पापा या लेट से चाचू या ताऊ जी, लोग सब एक में है, वो सबको मिल के बिजनेस कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कई बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी हैं जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मतलब everyone is together now, the properties and the business has not been yet divided, right। तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, he is called as karta, right, the person is called as karta। तो the most senior most member of the family, either maybe a male or a female, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हिंदू लॉ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मेल जनरली हम देखते हैं, बट हिंदू लॉ जो है, जो गवर्न करता है HUF को, वो जो है कर्ता में किसी को भी अलाउ करता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, राइट। तो लॉ के हिसाब से अगर हम देखें, हिंदू लॉ के हिसाब से, तो हिंदू लॉ कर्ता में किसी को भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो है कि उनके सन का बात है वो। देखो जैसे कर्ता है, ठीक है, अब कर्ता के फैमिली में उसके बेटे बेटी जो भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न, पहले था ये लॉ कि मेल ही होना चाहिए, ठीक है, ये लॉ पहले था। अभी एज ऑन टुडे द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल में लॉ डिस्टिंग्विश नहीं करता है। लॉ ये बोलता है कि व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न देन द HUF इज क्रिएटेड। HUF क्रिएट होता है जब अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। अब वो जितने भी चाइल्ड हो, वो मेल हो फीमेल हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और कर्ता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कर्ता मेल हो या फिर फीमेल। जैसे तुम्हारे घर में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, कोई भी जो है वो कर्ता हो सकता है ना। अब जब तक ग्रैंडफादर हैं तब तक द ग्रैंडफादर इज द कर्ता, है ना। और जब ग्रैंडफादर का लेट से डेथ हो जाता है, एंड इफ द ग्रैंडमदर इज देयर, देन द ग्रैंडमदर इज द कर्ता। क्लियर है? ये जो बाकी मेंबर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोपार्सिनर्स, है ना, इनको बोलते हैं कोपार्सिनर्स, ठीक है। तो द हेड ऑफ द फैमिली हु टेक्स ऑल द डिसीजन
the senior most person is called as the karta, and the other members in the family are called as co-signers. ठीक है, co-signers का मतलब क्या है? कर्ता के नीचे जो लोग बाकी लोग हैं, जो बाकी मेंबर्स है फैमिली के, अदर देन द कर्ता, those members are called as co-signers. ठीक है, तो तुम सब अपने अपने, अगर HUF है तुम लोग के फैमिली में, तो तुम सब अपने फैमिली में क्या हो? यू ऑल आर co-signers. You will be called as co-signers. क्लियर है ये? अब HUF के मेंबर हम कैसे बनते हैं? बाय बर्थ, है ना? मेंबरशिप कैसे होता है? मेंबरशिप बाय बर्थ होता है. अगर हम उस फैमिली में बर्थ लिए हैं, if we have taken birth in that family, that means we are the member of that family. There is no choice here, है ना? चॉइस नहीं मिलता, राइट? पार्टनरशिप में चॉइस मिलता है, हम किन के साथ पार्टनर बन सकते हैं, वो हमारा चॉइस है. ठीक है, मैं जिनको साथ मेरा समझ में आएगा, जिनके साथ मुझे ठीक लगेगा, उनके साथ मैं पार्टनर बनूंगा. ठीक है, तो पार्टनरशिप में आई हैव अ चॉइस कि whom I want to be partner with, right? But in case of HUF, the membership is by birth. अगर हम उस फैमिली में बर्थ लिए हैं, then we are the co-signers of that particular family, right? अब जैसे चॉइस मिलता है तो सोचो ना, सब तो मुकेश अंबानी घर में पैदा हो जाएंगे ना. ठीक है, तो here there is no choice, right? If you have taken birth in that family, वो फैमिली जैसा भी हो, now you are part of that family, right? देखना देखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, also called as joint हिंदू फैमिली. ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ फीचर्स ही दिए हुए हैं. ठीक है, देखना. द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके मेंबर्स जो बिजनेस कर रहे हैं, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन. कैसे फॉर्म होता है? फीचर्स के अंदर पहला है फॉर्मेशन. बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट. कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है मेंबरशिप के लिए. मेंबरशिप तो किससे होता है? बाय बर्थ, है ना? पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट का जरूरत है. अगर ABC मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ नीड ऑफ एन एग्रीमेंट. उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है. बट in case of HUF, there is no agreement because the membership is not by agreement, the membership is by birth. ठीक है, कौन गवर्न करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. क्लियर है? क्लियर है? फीचर्स पहला फॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर नुकसान हो गया तो कौन उसका पैसा भरेगा. ठीक है, तो बिजनेस के अंदर जो कर्ता है, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, द कर्ता हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट? अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो अनलिमिटेड का मतलब हमेशा क्या है? अपना पर्सनल एसेट्स को बेचकर हमको बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड. और लिमिटेड किसको बोलते हैं? जब जितना हमारा हिस्सा है, हमारा उतना ही लाइबिलिटी. हम अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लॉस को पे नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होता है. HUF के अंदर भी कर्ता का अनलिमिटेड होता है और बाकी मेंबर्स का लिमिटेड होता है. ठीक है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होता है लाइबिलिटी, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कंपनी है उसमें लिमिटेड होता है. ठीक है, तो अनलिमिटेड कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट 3 में, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप. ये सब में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. इन तीनों में नो सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है, और जो लास्ट का 2 है हमारे सिलेबस में, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा है पार्टनरशिप, सॉरी कंपनी. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी है उनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी भी है. क्लियर है? देखना, लाइबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स यही होता है, एक लाइबिलिटी वाला और एक सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है,
देखना पहला। सेकंड, लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, whereas the liability of other members is limited। ठीक है, तो बाकी लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड है और जो कर्ता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, राइट। द कर्ता लाइबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब बताया, अनलिमिटेड का मतलब हमको पता है ऑलरेडी। अनलिमिटेड का मतलब है पर्सनल एसेट बेचकर लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा, और लिमिटेड का मतलब पर्सनल संपत्ति नहीं बेचना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ेगा। जितना बिजनेस में हमारा हिस्सा है, हमारा लाइबिलिटी उतना ही होगा, उससे ज्यादा हम देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, देखना, तो वही मीनिंग बताया है। द कर्ता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग बैक द डेट्स ऑफ द बिजनेस। हमको तो मीनिंग पता ही है, अनलिमिटेड का मीनिंग हर जगह यही होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप हो। अनलिमिटेड का मतलब ही यही है कि बिजनेस में लॉस हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, हु विल टेक द डिसीजंस, राइट। तो ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द कर्ता, राइट। कर्ता सारे डिसीजंस लेगा इन कंसल्टेशन विद द कोपासिनर्स। कोपासिनर से बातचीत किया जा सकता है, कोपासिनर से राय लिया जा सकता है, उनका ओपिनियन लिया जा सकता है, बट अल्टीमेटली द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता, राइट। The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most member, right? The law never says senior most male member, right? So it is the senior most member of the family who is called as कर्ता। क्लियर है? हम अपने लाइफ में जनरली देखे होंगे कि जनरली मेल होते हैं, बट दैट इज नॉट द लॉ, लॉ ऐसा नहीं है लेकिन। ठीक है, he only takes all the decisions of business, सारा डिसीजन वही लेता है। Other members have no right to take decisions in the management of joint Hindu family business। बाकी लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है ना। वो लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होगा वो डिसीजन किसका होगा? कर्ता का ही होगा। क्लियर है? तो कोपासिनर्स अपना ओपिनियन बस दे सकते हैं, डिसीजन ले नहीं सकते। डिसीजन फाइनली कौन लेगा? कर्ता विल टेक द फाइनल डिसीजन, राइट। नेक्स्ट, माइनर मेंबर। क्या बच्चे लोग मेंबर बन सकते हैं? यस, बाय बर्थ है, तो पैदा तो 18 साल से छोटा ही हुआ होगा। बाय बर्थ है ना, समझो। बाय बर्थ कैसे होगा? बाय बर्थ तभी होगा ना जब 18 साल से छोटा ही तो होगा बाय बर्थ में, है ना। तो व्हेन द मेंबरशिप इज बाय बर्थ, इट मीन्स द माइनर कैन बिकम अ मेंबर, बिकॉज पैदा होते ही तो मेंबर बन गया वो, राइट। पार्टनरशिप में मे बी नहीं भी हो सकता है, या कुछ केसेस में हो भी सकता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। माइनर जो होता है पार्टनर बनता है, बुरा मना नहीं है, बनता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ऐसा अगर स्कूल में पढ़े होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंबरशिप बाय बर्थ है? यस, सो द माइनर कैन बिकम अ मेंबर। माइनर इज ऑलरेडी अ मेंबर, माइनर तो बर्थ होते ही मेंबर बन चुका है, राइट। जैसे तुम सब, यू ऑल आर माइनर्स, बट यू ऑल आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, राइट। तो तुम खुद ही अपने एग्जाम्पल हो कि माइनर मेंबर होते हैं, राइट। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली। बर्थ होते ही तो वो मेंबर बन गया, राइट। सो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनर जो है मेंबर बन सकता है। क्लियर है ये? तो फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत इजी है, एचयूएफ सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन बाय बर्थ, फॉर्म होता है, गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। कंट्रोल, कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजंस। लाइबिलिटी, कर्ता हैज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अदर मेंबर्स कॉल्ड एज कोपार्सिनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। और माइनर, यस, माइनर इज अ मेंबर बिकॉज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉल्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो टोटल 5 है हमारे सिलेबस में।
first two is completed, sole proprietorship and joint Hindu family business. Clear है? Next आता है partnership. As the name suggest, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं with the intention of sharing of profit, then it is called as partnership, right? तो पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और उनका इंटेंशन है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में डिवाइड करेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? तो 1932 में एक लॉ बना था, लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और इंडिया में जो भी लोग पार्टनरशिप करेंगे उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर है? देखना, पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस. एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोस, जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है, बड़ा होता है, सोल प्रोप्राइटर अकेले इसको संभालना मुश्किल है. वन पर्सन इज नॉट एनफ. एक अकेला व्यक्ति सफिशिएंट नहीं है बिजनेस संभालने के लिए. तो कई बार दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर उस बिजनेस को रन करते हैं एंड दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. क्लियर है? नाम तो पता चल ही रहा है. पार्टनरशिप मतलब पार्टनर से आ रहा है. पार्टनर मतलब दो या दो से ज्यादा, मिनिमम टू, है ना? मिनिमम दो होने चाहिए. तो डेफिनेशन देखेंगे. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. मिनिमम दो होने चाहिए, क्योंकि एक होंगे तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा. अकेला अगर हुआ तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. तो मिनिमम तो दो होना जरूरी है, राइट? तो टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो क्या करेंगे, आपस में जो भी प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे ऑफ द बिजनेस. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने का इंटेंशन क्या है, जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिवाइड करेंगे. क्लियर है इतना तक? उसके बाद वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, ध्यान से समझना. व्हाट डज दिस मीन? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे सोच लो ए, बी और सी तीन लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं. ये तीनों को क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे इनको. ठीक है, पार्टनर्स बोलेंगे. कैरीड ऑन बाय ऑल, ऑल का मतलब सब कोई, सब कोई, है ना? तो ए, बी, सी तीनों मिलके बिजनेस संभालते हैं तो भी चलेगा. ए भी बिजनेस मैनेज करता है, बी भी मैनेज करता है, सी भी मैनेज करता है, तीनों मिलके बिजनेस मैनेज करते हैं, देन ऑल्सो इट इज ओके. और या फिर एनी ऑफ देम, कुछ लोग मैनेज करते हैं, खाली ए मैनेज करता है सबके बदले, तो भी चलेगा. इसका मतलब क्या है? अगर बी और सी बिजनेस में नहीं आते हैं, बिजनेस को अगर मैनेज नहीं करते हैं, बी और सी रोज रोज दुकान में नहीं काम करते हैं, खाली पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं और बिजनेस मैनेज नहीं करते हैं, तो भी चलेगा, राइट? इसका मतलब बी और सी क्या है यहाँ पे? दे आर द स्लीपिंग पार्टनर. आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर. दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर. वो सोए हुए पार्टनर है, मतलब वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं और घर में सोए रहते हैं. ठीक है, बिजनेस को मैनेज नहीं करते, रोज डिसीजंस नहीं लेते, दुकान नहीं संभालते, खाली पैसा इन्वेस्ट कर दिए. बी और सी आते ही नहीं है, ए करता है सारा काम, और जब प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो वो ए, बी और सी के बीच में डिवाइड होगा, है ना? मन में आएगा ए को ऐसा, ए ऐसा क्यों करेगा भाई? तो ए ज्यादा प्रॉफिट भी तो ले रहा होगा, बी और सी को कम भी दे रहा होगा, है ना? तो स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं उन लोग को. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही अलाउ करता है, डेफिनेशन ही बोलता है
अगर सबको ही बिजनेस संभाल रहे हैं तो भी चलेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सबको ही बिजनेस संभालते हैं, ए भी आता है दुकान में, बी भी आता है, सी भी आता है, तीनों मिलकर काम करते हैं, इट इज ओके। या फिर कुछ लोग करते हैं, एनी ऑफ देम, कुछ लोग काम करते हैं सबके बदले, तो भी चलेगा। क्लियर? इसका मतलब लॉ ये अलाउ करता है कि सब कोई को एक्टिवली बिजनेस में मैनेजमेंट करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग अगर सिर्फ पार्टनर हैं और बिजनेस को मैनेज नहीं भी करते हैं, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग नहीं भी करते हैं, बिजनेस को देखते भी नहीं, आते ही नहीं है दुकान में, तो भी चलेगा। क्लियर है? तो लॉ बोलता है पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, मीनिंग समझ में आ गया? कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब सबको ही बिजनेस मैनेज करते हैं, और या फिर एनी ऑफ देम, कुछ लोग मैनेज करते हैं सबके बदले, एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं उन लोग, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करना, बिजनेस सबको ही मिलके संभाल रहे हैं या कुछ लोग मिलके संभाल रहे हैं सबके बदले, तो भी चलेगा। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है पढ़ते समय, ठीक है? द लाइन इज टू शेयर द प्रॉफिट्स। लॉ क्या बोलता है? प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, मतलब ए बी सी पार्टनर हैं तो तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, जो बिजनेस में पैसा कमाई होगा तीनों को मिलना चाहिए, ठीक है? बट द लॉ नेवर सेज लॉस शेयरिंग इज ऑल्सो मैंडेटरी। लॉ ये नहीं बोलता कि लॉस शेयरिंग मैंडेटरी है। मतलब क्या? अगर ए बी और सी पार्टनर हैं तो दे कैन डिसाइड कि प्रॉफिट होगा तो तीनों डिवाइड करेंगे आपस में, ए बी सी तीनों को मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर लॉस होगा तो सिर्फ ए और बी शेयर करेंगे, सी लॉस शेयर नहीं करेगा। क्या ऐसा पार्टनरशिप बन सकता है? हाँ कि नहीं? बन सकता है, बन सकता है। लॉ क्या बोल रहा है देखो ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी, प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन लॉस तीनों में डिवाइड होना जरूरी नहीं है। हम चाहें तो सी को बोल सकते हैं कि तू लॉस शेयरिंग मत करना, इफ ए एंड बी एग्रीज तो दे कैन डिसाइड कि हाँ सी को हम लॉस शेयरिंग नहीं देंगे, लॉस होगा तो सी लॉस बियर नहीं करेगा, लॉस हम लोग देख लेंगे, राइट? क्या ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं? यस, ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, देखना, लॉस होगा तो तीनों शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो सिर्फ ए और बी शेयर करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज द लॉ सेज दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ इंपेरेटिव कंडीशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। बट द लॉ नेवर सेज अबाउट शेयरिंग ऑफ लॉस, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं करता है डेफिनेशन, ठीक है? आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको, इसलिए मैं बता दे रहा हूं अभी से ही कि लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं होता है। अगर हम किसी को पार्टनर बनाए और उसको लॉस शेयरिंग नहीं भी दे रहे हैं, वो लॉस को शेयर नहीं भी करेगा तो क्या चलेगा? यस, चल जाता है, लॉस शेयरिंग नहीं भी होने से। मन में सवाल आ सकता है, सर क्यों बनाएंगे इनको पार्टनर, है ना? ऐसे लोग को क्यों पार्टनर बनाए हम लोग जो लॉस को शेयर ही ना करे, ठीक है? अगर हमको लगता है कि सी के आने से पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है तो हम चाहें तो सी को पार्टनर बनाएंगे और सी को हम लॉस शेयरिंग से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं सी को कि तो लॉस शेयरिंग मत करना, क्योंकि ए और बी को ऐसा लगता है कि अगर सी हमारा पार्टनर बनेगा तो बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोच लो ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये थर्ड पार्टनर का नाम विराट कोहली है, बनाए कि नहीं बनाए पार्टनर? विराट कोहली बोला लॉस शेयरिंग नहीं करूंगा, फिर भी बनाना चाहिए कि नहीं? बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके आने से जो बेनिफिट्स होगा वो अनलिमिटेड है, इतना ज्यादा बेनिफिट्स होगा कि लॉस होगा ही नहीं लग रहा है हमको तो। समझ में आ रहा है? या फिर
या फिर ऐसा सोच लो ना, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें इसके आने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। सोच लो डांस एकेडमी है, ये DID का विनर है, तो बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा, राइट। तो बोलने का मतलब है कि सी के आने से, लास्ट बात मत करो, सी के आने से हमको लग रहा है कि इतना ज्यादा बेनिफिट्स होगा पार्टनरशिप फर्म में कि हम डिसाइड किए कि सी को लॉस शेयरिंग नहीं भी देंगे तो चलेगा। क्लियर है? लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सा बात है। उसको किसी को पार्टनर बनाओगे, बोलोगे लॉस होगा तो शेयर करना, प्रॉफिट होगा तो तेरे को नहीं देंगे, दिस कैन नॉट बी। तो पार्टनर क्यों बना है फिर वो? नहीं, कुछ तो मिल ही नहीं रहा ना उसको, कुछ तो मिलना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस, कुछ तो। गुडविल का भी फायदा क्या होगा? जब गुडविल क्या है, बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगा गुडविल, और पैसा कमाई उनसे उसको तो मिलेगा नहीं, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बट लॉस शेयरिंग नहीं होगा ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। नाउ फॉर्मेशन, द फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या बोलता है, कौन से एक्ट से गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। क्या पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? नहीं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनर भी वही है। पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, HUF में और पार्टनरशिप में। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ होता है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ठीक है, तो फॉर्मेशन देखना, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. It comes into existence by legal agreement between partners. पार्टनर लोग आपस में एग्रीमेंट, बाय बर्थ तो नहीं है ये, HUF इज बाय बर्थ, मेंबर कैसे बनते हैं? बर्थ से। लेकिन पार्टनरशिप में हम एग्रीमेंट करते हैं आपस में, ठीक है। उस एग्रीमेंट को हम आगे चल के पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट जो बनता है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, राइट। In this agreement, the terms and conditions of partnership, the ratio of profit sharing, loss are specified. The partner must enter into an agreement for carrying on a lawful business, run with a motive of earning profit. Right? तो सिंपल सा बात बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? सब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या बिजनेस है, कौन कौन पार्टनर है, कौन कितना पैसा लगाया है, किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ये सब डिटेल में लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड में। क्यों बनाते हैं पार्टनरशिप डीड? ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। अब A, B और C मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, फ्यूचर में इनके बीच में झगड़ा हो सकता है कोई भी मैटर को लेकर। तो जो भी आपस में ये लोग बातचीत करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे, उसको एक पेपर में लिख दिया जाएगा और तीनों उसमें साइन कर देंगे। उस पेपर को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? कोई भी झगड़ा होगा फ्यूचर में तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिसीजंस लिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? पहले ही पढ़ा चुका हूं, पहले ही पढ़ा दिया था। अनलिमिटेड होता है यहाँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, तीनों में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मीनिंग हर बार सेम ही होता है कि बिजनेस में अगर बहुत नुकसान हुआ तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लॉस को पे करना पड़ेगा, राइट। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, सबका, of a partnership firm is unlimited. The partner are individually and collectively liable to pay the debts of the firm. सब कोई जिम्मेदार है लाइबिलिटी पे करने के लिए। At the time of loss, if the firm's assets are not sufficient, मीनिंग बता रहा है, अगर लॉस हुआ और फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में उतना एसेट्स नहीं है, then the creditors can have claim over the personal property of the partner, right? तो क्या बोल रहा है, अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बिजनेस में उतना एसेट्स नहीं है, बिजनेस वो लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो लाइबिलिटी वाले किससे पैसा मांग सकते हैं? पार्टनर के
पर्सनल एसेट से पैसा रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो बोलने का मतलब वही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इतना लॉस हुआ, इतना पे करना है, इतना लाइबिलिटीज है कि फॉर्म में, बिजनेस में उतना एसेट्स ही नहीं है, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर जो है फॉर्म का लाइबिलिटीज को पे करेगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। तो दो फीचर्स पढ़े, इतना हम रुकेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन, अनदर वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में बचे हुए फीचर्स और जो एक आ रहा है देख लेना, जो भी आ रहा है, दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो जो आ रहा है एग्जाम में, संस्कार में, वो पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।